नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपना नीतिगत एजेंडा संकल्प नए उत्तराखंड का जारी किया है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि पार्टी 5 प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष संवैधानिक प्रावधान, मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा, व्यापक भूमि सुधार, पलायन रोकने और आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू करने की मांग शामिल है। ऐसा कुछ नहीं। जब परिवार बढ़ता है इच्छाएं भी बढ़ती है। निश्चित है, जब परिवार बढ़ता है और इच्छाएं होनी भी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। दल के प्रति निष्ठा, इस राज्य के प्रति समर्पण भाव और अपने नेताओं के प्रति सम्मान, ये 3 चीजों को लेकर जो आदमी चलेगा वो निश्चित है पार्टी के कार्यकर्ता होगा, पार्टी का नेता होगा। हमारा पहला ऐलान है कि हम सारे के सारे 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की बात जहाँ तक है तो हमने पहले भी कहा है कि जो समान विचारधारा के होंगे या ऐसे लोग होंगे जो उत्तराखंड के सरोकारों के लिए लड़ते रहे हैं, जो सरोकार हमारे हैं, उनसे भी मिलकर हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं या सरोकार के लोग हैं उनमें ज्यादातर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनसे हमारा ये आग्रह रहेगा कि भाई जो रजिस्टर्ड पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उसमें आगे लड़ो, उसके साथ लो। सावन की पहली सोमवार के अवसर पर भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। ये रिपोर्ट देखिए। तो कहा जाता है कि सबसे सुखद महीना होता है, यानी कि सावन के महीने में सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन सावन के महीने में यदि सोमवार की बात की जाए तो इसकी विशेष महत्ता है। वही महत्ता को देखते हुए आज हम एक मंदिर पहुंचे हैं देहरादून में, जहां पर लोग सावन के अवसर पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यदि बात की जाए धार्मिक मान्यता की, सबसे पहले तो सावन मास में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक महीना यह माना जाता है। वहीं धार्मिक मान्यता यह है कि इस महीने भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि समुद्र मंथन से बाहर निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने इसी काल में ग्रहण किया था, इसलिए उन्हें जल अर्पित कर उनके तप को शांत करने की परंपरा मानी जाती है। वहीं सावन में बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग के फूल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। वहीं यदि बात करें तो इस महीने में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व रहा है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यदि बात की जाए तो सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है, इसलिए सावन के सोमवार का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने और जीवन में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। वहीं अविवाहित युवक युवतियां योग्य जीवन साथी की कामना से सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। श्रद्धालु ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तथा शिव चालीसा का पाठ भी करते हैं। यदि बात की जाए तो सावन का यह महीना केवल व्रत पूजा का महीना नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा, सेवा, प्रकृति संरक्षण और आध्यात्मिक साधना का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि सावन में श्रद्धा और निष्काम भाव से भगवान शिव की आराधना करने पर भगवान शिव की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के सावन के महीने में, खास करके देहरादून की यदि बात करें, जब अभी झमाझम काफी बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं। माता बहनें यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है, कई पुरुष भी यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यदि बात करें देहरादून, तो देहरादून खुद एक भोले की नगरी है और उत्तराखंड देवों के देव महादेव की नगरी कही जाती है। यहाँ देवभूमि कहा जाता है, यानी कि यहाँ सभी देवताओं का वास होता है। और इसमें यह सावन का महीना कहते हैं सोने पर सुहागा। और सावन के महीने में यदि सोमवार की बात की जाए तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है। इस दिन लोग श्रद्धा निष्काम भाव से पूजा अर्चना करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं, कोई निर्जला व्रत रखती हैं,
तो कोई सिर्फ मीठे खाने पर विश्वास रखती हैं और कोई सिर्फ यदि बात करें फल आहार ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से सावन मास में की पहली सोमवारी में लोग श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग शिवालय आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, कुछ लोग घर से ही पूजा अर्चना करते हैं। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश शाहजानक, जनता टीवी। उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं उद्यान विभाग ने मसूरी में फलदार पौधारोपण अभियान के तहत 1500 फलदार पौधे वितरित किए और इस मुद्दे पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस साल प्रदेश भर में 10 लाख पौधे बांटने का लक्ष्य है। खेती और बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आधुनिक खेती को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकर 10 लाख फलदार पौधे करेंगे। उसी के तहत आज यहाँ पर 1500 नींबू के पौध और गाजर, मूली, शलगम, टमाटर की पौध बीज हमने यहाँ पर बांटे। इससे पहले मैं बनासकांठा में किसानों को मटर के बीज बांट कर आया हूँ ताकि किसान अपनी उपज को बढ़ा सकें, ताकि लोग अपने घर में ही शुद्ध सब्जियां उगा सकें और निश्चित का लाभ हमारे धन्यवाद देंगे। हल्द्वानी में एसआईआर अभियान के दूसरे चरण के नोटिसों को लेकर मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर विधायक सुमित हृदयेश ने जनप्रतिनिधियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नोटिस वितरण तथा मांगे जा रहे दस्तावेजों पर सवाल उठाए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। वहीं एआरओ ने कहा कि बीएलओ और बीएलए के माध्यम से लोगों को दोबारा पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए 47,000 अगर आपत्तियां जो जिनकी मैपिंग हुई है उन लोगों की अगर हल्द्वानी विधानसभा के मतदाताओं की आई है, एसआईआर की प्रक्रिया मतदाताओं के सुलभ मतदाता सूची कैसे बने उसके लिए प्रक्रिया बनाई गई है, लेकिन इसमें इतना मिसकम्युनिकेशन है, विसंगतियां आ रही हैं सामने कि जो बीएलओज हैं हमारी संवेदना उनके साथ है, बहुत मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग प्रपत्र जो मांगे जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आम जनमानस में है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। आप सभी को याद होगा, अभी हम एसआईआर फेज में हैं। पहला अवसर जो मतदाताओं को दिया गया था वो प्री एसआईआर एक्टिविटी में दिया गया था। उस समय भी ये अवसर दिया गया था कि वो अपने अभिलेख लेकर अपनी मैपिंग करा सकते हैं। उसके बाद जब एसआईआर प्रारंभ हुआ उस समय भी बीएलओ घर घर जाकर संबंधित मतदाताओं से मिले। उनके घर पर यदि वो नहीं मिले तो 3 बार उनके द्वारा दौरा किया गया। 2003 के जो अभिलेख थे वो मांगे गए। जिन लोगों के द्वारा वो उपलब्ध कराए गए वो उनकी मैपिंग की गई है। जिनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराए गए उनके लिए भी ये एक अतिरिक्त अवसर के रूप में है। हरिद्वार के रोशनाबाद में श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के तहत 2 नई मेडिकल मोबाइल वैन की शुरुआत की। रानीपुर विधायक आदेश चौहान और बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह वैन पूरे जिले में जाकर पंजीकृत श्रमिकों की 44 प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में श्रमिकों को स्वच्छता, शिक्षण और पोषण किट भी वितरित की गई। हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा सह निर्माण कर्मकारों के लिए जो जिसको एक तरह से निर्माण श्रमिक कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर, उनके लिए बहुत पहले से योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उनके जो श्रमिक कार्ड बनाकर समय समय पर उनको लाभान्वित करने का काम सरकार करती है। आज पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो श्रमिक परिवार रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ, तो उनके लिए पोषण किट, स्वास्थ्य किट, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड किट ये देने का काम किया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 23 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए कुछ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित चार योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हमारे जनपद हरिद्वार में भी एक योजना का शुभारंभ किया गया है। उन योजनाओं में पहली योजना हमारी पोषण किट के संबंध में, जो कि भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली योजनाओं में पोषण किट दी जा रही है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स,
उनके च्यवनप्राश सैनिटेशन के लिए जो भी आइटम्स होते हैं वो दिए जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग को हाथ पकड़कर मुख्य धारा में लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपने अभी देखा होगा, चाहे युवाओं के संबंध में हो, चाहे अभी पिछले दिनों पर्यावरण के विषय को जब लोगों ने उठाया तो उन्होंने बिल्कुल भी देर न करते हुए ऋषिकेश में पेड़ काटने पर रोक लगाई। लोक गायिका डॉक्टर रेशमा शाह ने अपने नए उत्तराखंडी गीत पहाड़ घूमना को पलायन रोकने का संदेश बताया है। मसूरी में उन्होंने कहा कि यह गीत सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि लोगों को अपने गांव, संस्कृति और विरासत से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने अपील की कि लोग अपनी पैतृक जमीन और गांव से रिश्ता बनाए रखें ताकि उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान सुरक्षित रह सके। मेरा सौभाग्य रहा कि पहाड़ घूमना एक मेरा गीत है जिसमें मैंने पहाड़ी चीज़ जो हमारे पहाड़ों में लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरा एक संदेश है जो अपने पहाड़ छोड़ गए हैं और उनको मैं यही कहना चाहती हूँ गीत के माध्यम से कि आप लोग आए अपने पहाड़ों में घूमें। तो वो एक गीत है इसमें। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि इस गीत के विमोचन के लिए मेरे लिए मतलब एक खुशी की बात है कि हमारे बॉलीवुड के सिंगर, भजन गायक और गजल गायक अनूप जलोटा जी के माध्यम में ये इसका विमोचन हुआ उनके आवास में मुंबई जन्मदिन पर। मसूरी में कथित मजार हटाने के मामले पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संबंधित स्थल वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, लेकिन ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय है। शम्स ने अधिकारियों से कार्रवाई में संवेदनशीलता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नीति सही को छेड़ना नहीं, गलत को छोड़ना नहीं के तहत ही फैसले होने चाहिए ताकि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। जहाँ पे हम तो ये कह रहे हैं जहाँ अवैध है, अवैध के खिलाफ तो कार्रवाई सरकार कर ही रही है और उस पर कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है। हमारे वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियाँ दर्ज हैं उनके ऊपर कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनको पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है सरकार का, क्योंकि सरकार की संपत्ति है। लेकिन कहीं अगर गलत तरीके से बनाई गई है या कुछ लोगों ने जानबूझकर अपनी फ़ायदे की वजह से उनको दर्ज नहीं करा तो इसका पाप उनके सर पे जाएगा कि इतने वक्त तक उन्होंने अपने कमाने खाने का धंधा बना के रखा, उसका लाभ लेने के लिए उसको वक्त में दर्ज नहीं कराया तो आज परेशानी आ रही। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराइए, संपत्तियों को दर्ज कराइए। लेकिन अगर आप अब भी दर्ज नहीं करा रहे तो ये परेशानियाँ तो सामने आनी है, फिर तैयार रहना पड़ेगा समाज को भी इसके लिए। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में विकसित सैन्य धाम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब राज्य सरकार इसके भव्य उद्घाटन की तैयारियों में जुट गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सितंबर में पूरे प्रदेश में शहीद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के समापन पर केंद्रीय नेतृत्व की उपलब्धता के अनुसार सितंबर के अंत तक सैन्य धाम का उद्घाटन कर इसे शहीदों के सम्मान में जनता को समर्पित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से समय ले रहे हैं और उनका विधिवत निमंत्रण आप लोगों को भी दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने कारगिल दिवस के दिन। और संभवतः सितंबर में जो हमारी यात्रा होगी शहीद सम्मान यात्रा, उसकी समाप्ति पर जो है सितंबर एंड तक उसका लोकार्पण किया जाए। उत्तराखंड में हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 232 लाभार्थियों को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भवन संख्या आवंटित की गई। अधिकारियों और लाभार्थियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। बीजेपी का कहना है कि सरकार प्रधानमंत्री के हर व्यक्ति को अपना घर के संकल्प को लेकर प्रदेश में तेजी से साकार कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आवास मिले, जल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास लंबे समय से आवास नहीं है। ऐसे लोगों को आवास देना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। एक तो हम पीएम आवास योजना हम चला रहे हैं, दूसरी हमारी खुद की स्वयं की योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जो है लगातार उन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं जो लोग काफी समय से आवासहीन थे। तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन जन की सेवा, जन जन के द्वार जिस तरीके से जाकर कर रहे हैं और स्वयं
इन सारी योजनाओं को देखने का काम करते हैं। तो हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर भी भरोसा करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भरोसा अपने प्रदेश की जनता के ऊपर है और जनता का भरोसा पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर है। यूके SSSC के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रुद्रप्रयाग में SIR 2026 अभियान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि मतदाता सूची को 100% शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए व्यापक अभियान चल रहा है। 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जबकि 1 अगस्त तक 45,734 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। फिलहाल प्रशासन ने नागरिकों से समय रहते आवश्यक आवेदन करने की अपील की है। रुद्रप्रयाग विधानसभा में 23,798 हैं। इसमें से 43% 43.69 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो आज सुबह तक का डेटा है, इतने हमारे नोटिस डिलीवर्ड हो चुके हैं और जो बचे हुए नोटिसेस हैं वो अभी डिलीवरी की प्रक्रिया में है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 25 दिन तक ये सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी। तो एक नोटिस देने के बाद हम 7 दिन का समय देंगे। जो भी कंसर्न व्यक्ति है वो 7 दिन में अपनी तैयारी करके फिर नोटिस के आधार पर सुनवाई की तिथि पर वो अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में सभी दस्तावेजों को, सभी पक्षों को सुनते हुए उसके बाद उसका निराकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण और नशा मुक्त भारत के संकल्प से जुड़ने का संदेश दिया। देहरादून के CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज में करीब 250 छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। माई भारत देहरादून और सजग इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने युवाओं से नशे से दूर रहकर देश निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान का शुरुआत किया गया है नशा मुक्ति के संबंध में, नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार इसमें सरकार के स्तर पर भी और निजी संगठनों के माध्यम से भी और जो NGOs हैं, जो धार्मिक संगठन हैं, उनके माध्यम से भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगभग पूरे देश से 1 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ एक युवा संवाद किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ये जरूर इस बात को समझते हैं कि अगर हमारा देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं को व्यसनों से दूर रखना पड़ेगा। इसको लेकर जिस तरह से पूरे राष्ट्र में आज अनेक सामाजिक संगठन आए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं न कहीं देश के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग और विपक्षी दल सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया को विवाद का रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस तरह के इस्तेमाल के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अपने बयान के साथ साथ उन्होंने महेंद्र भट्ट से जुड़े पुराने घटनाक्रम का भी उल्लेख किया। देखिए, आजकल विपक्षी दलों का काम केवल ये रह गया है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें डालकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और ऐसी घटना सल्ट के विधायक जी के साथ भी हुई। आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपने वीडियो में खुद कह रहे हैं, उनको उसके सामने कह रहे हैं कि भाई कभी भली चीज भी डाल दिया करो, हर छोटी बड़ी चीज को आप हमको बदनाम करने भी डालते हो, कभी हमारे अच्छे कामों को भी डाल दे। भाई विधायक जी भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उकसाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें डाल दे रहे हैं कि ताकि दूसरा व्यक्ति उस उकसावे में आकर कुछ गलत बात कर दे। तो इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। हरिद्वार के हर की पैड़ी स्थित कांगड़ा पुल के पास गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा टल गया।
हरियाणा के 16 साल का करण और 19 साल का विशाल गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। वहीं मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया। समय रहते की गई कार्रवाई से दोनों की जान बच गई। फिलहाल प्राथमिक जांच में दोनों की हालत सामान्य पाई गई है। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए शातिर चोर राकेश डबराल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के 11 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार वह सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों की पहले रेकी करता था, फिर चोरी कर उन्हें जंगल में छिपा देता था और बाद में बेचने की फिराक में रहता था। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि बरामद अन्य वाहनों के संबंध में पुलिस जांच जारी है। देहरादून के खुशहालपुर गांव में देर रात गुलदार ने घर के बाहर बंधे एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें गुलदार कुत्ते को दबोचकर जंगल की ओर ले जाता दिखाई दे रहा है। घटनास्थल पर खून और गुलदार के पंजों के निशान देखने को मिले हैं। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। वहीं विभाग ने जांच शुरू कर गश्त बढ़ाने और गुलदार को पकड़ने का आश्वासन दिया है। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए शातिर चोर राकेश डबराल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी के 11 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार वह सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों की पहले रेकी करता था और फिर चोरी कर उन्हें जंगल में छिपा देता था। भी आता था वहाँ से, पिछले 3-4 दिन से यहीं पर ही था और ये स्कूटी मालदेवता के जंगलों में इसने खड़ी की हुई थी और वहाँ से कल ये स्कूटी ले जाकर और बेचने की फिराक में ही था। रायवाला में 2 कांवड़ियों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि हादसे के बाद एक कांवड़िए को वाहन से कुछ दूरी तक घसीटा गया। आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।